ईटी नाउ स्वदेश में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे में हम फोकस करेंगे कि आज के लिए भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए और इसके अलावा खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में हैं, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। आज है बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी, और उसके पहले हमने देखा कल के बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन कमज़ोर क्लोजिंग कल हमने देखी। अगर ऊपरी स्तरों से बात करें तो निफ्टी देखिए ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंक फिसला और सेंसेक्स में भी करीब 650 अंक की गिरावट के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिली। और इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली कल के कारोबार में देखी गई है। तो आज निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर चले, इस पर हम आगे फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं एशियन मार्केट पर, किस तरह की शुरुआत इस वक्त वहाँ देखने को मिल रही है। मिले जुले से संकेत कहेंगे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर एक्सजीएक्स निफ्टी देखें तो वो इस वक्त हल्की बढ़त के साथ शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एक्सजीएक्स निफ्टी की। और बाकी क्या संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से और ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। और ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या संकेत है। जी बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले अमेरिकी बाज़ारों से संकेत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट सबसे बड़ा जो क्यू ट्रिगर है अमेरिकी बाज़ारों में वो अर्निंग्स ही है। लगभग आप बात करें अब तक जितनी कंपनीज ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं उसमें लगभग 70 एसएनपी कंपनी, जो एसएनपी इंडेक्स पे लिस्टेड कंपनीज है, 70 में से कम 86% कंपनीज ऐसे जिन्होंने अपने रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं। उसी के चलते हमने एक अच्छा सेशन देखा कल अमेरिकी बाज़ारों में। इनफैक्ट डाउ ने तो एक रिकॉर्ड स्तर बनाया, उसके बाद कुछ तेज़ी को सिमटते हुए 152 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ डाउ। नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन एसएनपी भी हरे निशान में देखने को मिला। तो ये था यूएस मार्केट्स का हाल। डॉलर इंडेक्स देखिए थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल से 94 के नीचे, ये एक बड़ा बेनिफिट मिलता है इक्विटी मार्केट्स को। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है 94 के नीचे, लेकिन ब्रेंट क्रूड अब भी आप देखिए तो अनकंफर्टेबल लेवल से बना हुआ। इनफैक्ट कल और तेजी देखने को मिली, ब्रेंट क्रूड अब $86 के पार है। तो ब्रेंट क्रूड की इक्वेशन, यूएस डॉलर की इक्वेशन, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो फ्रंट पे तो क्यूज कुछ हद तक मिले जुले आपको कहना चाहिए। लेकिन अगर आप अमेरिकन बाजारों की बात करें, यूएस मार्केट से संकेत अच्छे दिख रहे हैं। बिटकॉइन, हम जैसे कल भी बात करते हैं, लगातार बात करें कि रिस्क ऑन एनवायरमेंट कंप्लीटली बिटकॉइन से दिखता है और उसका ट्रिगर भी बहुत बड़ा है। बिटकॉइन में अमेरिका में जिस तरह से बिटकॉइन ईटीएफ फ्यूचर्स में अब ट्रेडिंग शुरू हो गई है, उसके चलते अब हम देख रहे हैं बिटकॉइन में जो तेजी बनी हुई थी पिछले कितने दिनों से, उसमें और लेवल और रिकॉर्ड तेजी ही देखने को मिली है। अब जो बिटकॉइन है वो $65,000 के पार चल रहा है। सो ये कुल मिला के सारे सिनेरियो से अगर आप अमेरिकी बाजार की बात करें, दूसरे एसेट क्लास की बात करें। पूछा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अमेरिकी बाज़ारों से तो काफ़ी मजबूत संकेत मिल रहे हैं लगातार, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उसके चलते दूसरे दिन था जब हम अमेरिकी बाज़ारों में बढ़त देख रहे थे, लेकिन कच्चा तेल ये कहीं ना कहीं अब चिंता बना हुआ है। और ब्रेंट क्रूड का भाव देखिए $86 प्रति बैरल के पार पहुँच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर दिखाई दे रहा है आज के जो क्यूज़ मिल रहे हैं उसमें। अब देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े कैसे थे। तो संस्थागत निवेशक बिकवाली करके गए हैं। एफआईआईज में कैश मार्केट में भारी बिकवाली की है, करीब 1850 करोड़ के आसपास की बिकवाली कल एफआईआईज करके गए। घरेलू निवेशकों ने भी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की, करीब 1680 करोड़ की। और इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है, 298 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं एफआईआईज। तो आंकड़े भी जो है इस वक्त वो भी बिकवाली के ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए अब आज के दिन बाजार पर रणनीति समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये बताने के लिए हमारे साथ रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज वीकली एक्सपायरी भी है और क्यूज़ जो मिल रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले से हैं। एफआईआईज के आंकड़ों को अगर देखें, एशियन मार्केट्स को देखें और ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत मिल रहे हैं काफ़ी मिले जुले से हैं। तो उनको देखते हुए आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट की अभी सिनेरियो है कि पिछले 2 दिनों से हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। तो जस्ट एक करेक्टिव फेज है। काफी स्ट्रॉन्ग तेजी थी जब हमने 16,950 के ऊपर 17,950 के ऊपर ब्रेकआउट देखा और 18,600 तक का मूव देखा हमने इंडेक्स में। बट अब के करेक्शन के बाद मुझे लगता है करीब 18,250 के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पे आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इंडेक्स में, जहां पे कि आपका स्टॉप लॉस होगा करीब 18,150 का और टारगेट होगा 18,450। बैंकिंग इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, बिकॉज कल के सेशन में भी आपने नोटिस किया होगा जब मार्केट में खासतौर से इंडेक्स में निफ्टी में प्रॉफिट टेकिंग थी, वहां बैंक निफ्टी स्टेबल बना हुआ था और
फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ बंद हुआ। तो वो एक डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अगर मार्केट में यहाँ से रिकवरी देखनी है तो शायद वो लेड होगा बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो बैंकिंग में आप बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली 39,350 के अराउंड के लेवल्स वो आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए 39,100 के स्टॉप लॉस के साथ 39,800 तक के टारगेट्स के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी सुझा दी गई है 18,450 ये होगा लक्ष्य, और बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट है वो 39,800 का देख रहे हैं। इसके अलावा अजीत, आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपने? स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे कि सरप्राइजेज अब नहीं आने की उम्मीद है वो है आईटी पैक। तो आईटी पैक में ज्यादातर आईटी मेजर्स ने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इन्फोसिस ने अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लिया है, अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां आपको रहना चाहिए जहाँ पे कि भी खास सरप्राइजेस देखने को ना मिले ड्यू टू अर्निंग्स और अदरवाइज जो वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं। तो इन्फोसिस करीब 1800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1750 के स्टॉक के साथ आप इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं 1900 तक के टारगेट के लिए। शॉर्ट साइड पे मुझे लगता है थोड़ी सी पोजीशन रखना जरूरी है, कंसिडरिंग कि मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है और फार्मा स्पेस बाय एंड लार्ज नेगेटिव बाइस का ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी को मैं शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दूंगा 4800 के अराउंड पे, विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4900 एंड 4700 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये दो कॉल्स में आज रणनीति अपनाने की राय। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो इन्फोसिस में खरीदारी करके चलिए, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में आज बिकवाली के ट्रेंड दिख रहे हैं। 4700 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको देंगे, लेकिन अब रुक करते हैं खबरों का। और आज भी नतीजे फोकस में रहेंगे। काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, एक एक करके उन पर भी बात करते हैं। और ये बताने के लिए अब मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। पूजा, तो सबसे पहले हम लोग वायदे बाजार के स्टॉक्स लेंगे। हैवेल्स के नतीजे आए, मिले जुले नतीजे आए, पर मैनेजमेंट की गाइडेंस थोड़ी स्ट्रांग है। ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू जो है अबव एस्टिमेट्स आया है, और जो पैट और मार्जिन्स है उस पर जो है एक इम्पैक्ट आया और वो एस्टिमेट्स को मिस किए हैं। उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, एल्यूमिनियम या मेटल्स सारे जो लगते हैं उनमें जो है बहुत बढ़ोतरी देखी है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है देखने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो डिमांड है, जो अनलॉक का थीम चल रहा है, होम इंप्रूवमेंट का थीम चल रहा है, उससे एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है स्टॉक को। उसके अलावा दूसरा स्टॉक वायदे बाजार का रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। मिक्स्ड जैसे नंबर्स आए हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी के नंबर्स देखें तो वो एक थोड़े स्टेबल हैं। पैट में ऑलमोस्ट 15% का डाउनटिक देखने मिला है, और लेकिन जो डिसबर्समेंट्स है उसमें एक हेल्दी ग्रोथ देखने मिली है। अब आते हैं कैश मार्केट के शेयर्स में, तो सबसे पहले है टाटा कम्युनिकेशंस। बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यूज इनलाइन आए हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट उसमें ऑलमोस्ट 44% का उछाल देखने मिला है। सारे सेगमेंट्स में ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। सिक्वेंशियली जब 3 क्वार्टर डिक्लाइन हुई थी रेवेन्यू के, तो एक टाइप से एक अच्छा जो है पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने मिल रहा है चौथे क्वार्टर को। अब बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग की, तो एंजल ब्रोकिंग भी जो है आपके ब्रोकिंग स्पेस से हाल ही में ICICI सिक्योरिटीज़ के भी नंबर्स आए थे, बहुत अच्छे आए थे, और एंजल ब्रोकिंग के भी जो टॉप लाइन नंबर्स है ऑलमोस्ट 70% का ग्रोथ देखने मिला है, और जो क्लाइंट एडिशन है वो 10 लाख का हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 132% का ग्रोथ देखने मिला है। उसके अलावा शॉपर स्टॉप के भी अच्छे नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज़ में ऑलमोस्ट जंप आए हैं, ऑलमोस्ट 117%, क्योंकि लो बेस था और अब जो है अनलॉक का थीम खुल रहा है। तेजस नेटवर्क्स के जो है मिले जुले नंबर्स आए हैं, जिसमें आपके रेवेन्यू में बढ़त हुई है, लेकिन पैट में जो है एक टाइप से 52% का डाउनटिक देखने मिला है। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, इसमें ऑलमोस्ट 38% का रेवेन्यू जंप देखने मिला है, और ये एक टाइप से पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है टाटा स्टील के नतीजे के लिए भी। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो आपके वायदा बाजार और कैश मार्केट में थे, जिनके नतीजे आए थे पोस्ट मार्केट आवर्स में। बिल्कुल, तो ढेर सारे नंबर्स आए थे। हेवल्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आए थे, गाइडेंस भी अच्छी आई है। L&T फाइनेंस के नंबर्स मिले जुले आ रहे हैं। नेट NPA में बढ़त देखी गई और मुनाफे में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा काफ़ी सारे कैश सेगमेंट से नंबर्स आए हैं, जहाँ पर कि आज आपको नज़र रखनी है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स भी आज काफ़ी सारे हैं। शरद, बताइए आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, और ट्रिगर्स भी बताइए। और PNB हाउसिंग फाइनेंस है, तो 2 नवंबर को जो है बोर्ड की बैठक होने वाली है, जो 2000 करोड़ रुपए को जो जुटाने के लिए। ऑटो स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार चाहते कि सभी वाहन जो है आपके फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स जो है वो बनाना शुरू करे, तो एक टाइप से बहुत एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। पर ऑटो स्टॉक्स पे जो है थोड़ी सी दबाव देखने मिल सकती है, क्योंकि जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है
फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा रहेगा फोकस में आपके साउथ बेस्ड बैंक्स। केरला के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि जो मॉरेटोरियम है दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दी गई है, जो भी लोन्स की सीजर्स के ऊपर, वो सिर्फ फार्मर्स और फिशरमैन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो केरला में फ्लड्स हुई है और केरला बेस्ड बैंक्स जैसे कि आप फेडरल बैंक ले लीजिए, सीएसबी बैंक ले लीजिए, साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, ये सारे बैंक्स रहेंगे आज के फोकस पे। डिशपैन, कार्बोजन, एम्सिस वो ऑलमोस्ट $50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे आपके दवा निर्माण के लिए फ्रांस के कंट्री में। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्टॉक के लिए। भारत गैस में एक आपका स्पेशल सिचुएशन कॉर्पोरेट एक्शन आया जिसमें उन्होंने अप्रूव किया है 1:10 रेशियो पे राइट शेयर इशू। उसका दाम है 105 रुपये प्रति शेयर पे राइट्स इशू होंगे। फ्यूचर रिटेल और आपके रिलायंस भी फोकस में रहेंगे। सिंगापुर के जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहा है कि फ्यूचर रिटेल को जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो होती है वो एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको जो है ये जो हियरिंग्स होंगे, जो प्रोसीडिंग्स, उनमें उनको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। तो एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है फ्यूचर रिटेल को। महिंद्रा भी फोकस में रहेगा। उनकी जो XUV 700 की जो गाड़ी है वो अक्टूबर एंड से जो है डिलीवरी स्टार्ट होगी। याद रखिए इनकी जो बुकिंग है 6 से लेकर 12 महीना तक का ऑलरेडी जो है बुकिंग चल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक को। माइंट्री भी रहेगा फोकस में। उनकी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं दयापत्र नेवाटिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ऑलमोस्ट 3 जनवरी अगले साल से उनका रेजिग्नेशन जो है इफेक्टिव हो जाएगा। और आखिर में NBCC रहेगा फोकस में। 375 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है उनको आपके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान साइड के लिए, और ये कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है। तो ये जो है खबर के दम पे स्टॉक्स रहेंगे हमारे रडार पे आज। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें भी हैं जहां पर कि आज आपको नज़र रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो NBCC, माइंट्री जैसे काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिन पर भी फोकस रहेगा। और M&M आपको याद होगा XUV 700 के पिछले कुछ एक घंटे में ही रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली थी। तो आज भी ये जो डिलीवरी की खबर आई है अक्टूबर एंड से शुरू हो जाएगी, इसके चलते भी आज यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। आज आने वाले नतीजों में निफ्टी की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है। और अनुमान क्या है नतीजों से, ये भी समझ लेते हैं। मेरी सहयोगी विनी मेरे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। विनी, गुड मॉर्निंग। बताइए एशियन पेंट्स से क्या एक्सपेक्टेड है? एशियन पेंट्स अपने Q2 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हम लोग एक्सपेक्ट करें वो है अराउंड 23.3% रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम एक्सपेक्ट करें। और रेवेन्यू आएगा अराउंड 6,599 क्रॉस पे, ये ET नाउ की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4% की बॉटम लाइन ग्रोथ। मार्जिन्स ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस, कॉस्ट इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 400 बेसिस पॉइंट्स का। 19.9% पे हम लोग EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस 23.7% लास्ट ईयर। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 25% वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये टाइम एशियन पेंट्स से। और ये मेनली होगा जो पेंट अप डिमांड हम लोग दिखा है, रिकवरी देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उसका प्रॉक्सी सेक्टर्स जो है बेनिफिशियली वो होम डेकोर सेगमेंट, पेंट सेगमेंट्स, ये सब ऑब्वियसली बेनिफिट होते हैं इन कंपनीज को रियल एस्टेट की रिकवरी से। इसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट जो टॉप लाइन ग्रोथ है कंपनी की, रेवेन्यू ग्रोथ है वो 23.3% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फेवरेबल बेस भी है कंपनी का, मार्केट शेयर गेन भी हुई है कंपनी को, तो उसकी वजह से डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें 25% पे। रॉ मटेरियल कॉस्ट ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो मेरे जुले से नंबर्स रह सकते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर दबाव देखने को मिल सकता है। ये थे एशियन पेंट्स के नंबर्स और हमारी नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, और ये बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के रविंद्र राव। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है और अपनी रणनीति भी सुझाइए। गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर पे फोकस होगा क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हमने एक ब्रेकआउट देखा है, स्पेशली सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर में नीचले लेवल से एक बहुत शानदार रिकवरी आई है, मेनली बिकॉज जो बेस मेटल्स में अभी जो बीच में परफॉर्मेंस था उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आ रहा है। और डिमांड सप्लाई सिनेरियो में भी अगर देखें तो डिमांड इज एक्सीडिंग सप्लाई, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि सिल्वर काफी अट्रैक्टिव है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पर,
तो हमारे हिसाब से सिल्वर का जो इमीडिएट टारगेट होगा वो अराउंड 66,000 से 66,500 का होगा। तो इसमें अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स से 65,000 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। गोल्ड में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। हालांकि गोल्ड थोड़ा सा अभी भी रेंज है, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो अभी भी $1,800 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बट जो इसका बायस है वो थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने करेक्टिव मूव देखा है। कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है एज ऑफ नाउ फॉर अ फॉल। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। MCX पर 47,800 47,900 का टारगेट ले सकते हैं। तो अगर डिप आता है टुवर्ड्स 47,350 बाइंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 47,200। और तीसरा पिक मेरा क्रूड में होगा। क्रूड में हमने एक अच्छा मूव देखा है निचले लेवल से, फिर से एक बार रिकवरी आई है। WTI क्रूड फिर से एक बार $84 के करीब चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आए। बेसिकली एक कंसोलिडेशन लग रहा है क्रूड में, तो 84 हाफ से हम एक करेक्टिव मूव देख सकते हैं। इसलिए हमने ऊपरी लेवल पर एक सेल की स्ट्रैटेजी दी है। तो 5,350 360 के आसपास शॉर्ट करके 5,420 का स्टॉप लॉस लगा सकता है। और 6,350 के आसपास 6,420 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। और नीचे में हम 6,200 250 के आसपास एक बार टारगेट ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तीनों स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। गोल्ड, सिल्वर और कच्चे तेल में बिकवाली करके चलिए, सिल्वर में खरीदारी करने की राय। और देखिए अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, सोने में अब धीरे धीरे बढ़त देखने लगी है, 47,000 के पार निकल चुका है और 47,800 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग रणनीति आज आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ट्रेडिंग के मौके आज कहाँ दिख रहे हैं ये भी बात कर लेते हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग की राय आई है, भारती एयरटेल पर खरीदारी करने की राय होगी 730 के लक्ष्य के लिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है 96 के लेवल्स। कल हमने देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा और भारती एयरटेल दोनों ही निफ्टी गेनर्स में शामिल थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी शानदार तेजी थी। ये मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहने का अनुमान है और यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं भारती एयरटेल 730 लक्ष्य के लिए और बैंक ऑफ बड़ौदा में 96 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ ख्याति जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहां पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। हम शुरुआत करते हैं जुबिलेंट फूड के साथ। जुबिलेंट फूड पर CS ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 3,800 रुपीज़ पर शेयर का। इस तिमाही में एबिटा मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने जुबिलेंट फूड पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 5,000 रुपीज़ पर शेयर का। तिमाही के आय ने अनुमान को बीट किया, तो ये जो रीसेंट करेक्शन हुआ है वो इन्वेस्टर्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं JP मॉर्गन्स ने हेवल्स इंडिया पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। सेगमेंट्स में काफ़ी ग्रोथ दिखी है और केबल्स, फॉर एग्जांपल केबल्स बढ़ा है 46% YOY। आगे देखते हैं CLSA ने सन फार्मा पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 960 रुपीज़ पर शेयर का। कोर बिजनेस में काफ़ी मजबूती दिख रही है, पोर्टफोलियो में भी बढ़ावत है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं विनलेवी, जिसने एक्ने ट्रीटमेंट के गैप को फिल किया भी, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। फिर ओबरॉय को देखते हैं, उस पर GS ने खरीदारी की राय को घटाकर न्यूट्रल की रेटिंग दिया है, लक्ष्य रखा है 875 रुपीज़ पर शेयर का। मार्केट शेयर में थोड़ी सी बढ़ावत दिखी है लेकिन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ओबरॉय रियल्टीज एंड फार्मा हेवल्स के नतीजे आए हैं, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। JP मॉर्गन और जुबिलेंट फूड पर भी जो रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी मिलीजुली सी हैं। 3,800 के लेवल्स हैं एक तरफ और एक तरफ मॉर्गन स्टैनली 5,000 तक के लेवल्स भी देख रहे हैं। तो इन ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स पर भी आज आप नज़र रखिए। लेकिन चलिए अब आज आपको बताते हैं आज का ट्वीट ऑफ द डे।
और इसमें आज एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। भारत में देश आज 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर सकता है और उसके पहले जश्न की भी तैयारी हो चुकी है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि वैक्सीन शतक बनाने के करीब है। इस स्वर्णिम अवसर के सहभागी बनने के लिए देशवासियों से मेरी अपील है कि जिनका वैक्सीनेशन बाकी है वो तत्काल टीका लगवाकर भारत की इस ऐतिहासिक स्वर्णिम टीकाकरण यात्रा में अपना योगदान दें। और भारत कोविड वैक्सीनेशन में एक नया मुकाम हासिल करने को है और कुछ ही घंटों के अंदर आज हम देखेंगे कि 100 करोड़ का आंकड़ा भी अब देश छूते हुए नजर आएगा। हालांकि पूरी आबादी को वैक्सीनेट होने में अभी भी थोड़ा समय है और एक लंबा सफ़र तय करना है। फिर भी वैक्सीनेशन की जो सुपर सेंचुरी है, ये आंकड़ा काफ़ी एनकरेजिंग है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत वैक्सीनेशन में शानदार शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है और इसी के साथ 100 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हो रही है। चीन के बाद भारत ऐसा दूसरा देश होगा जिसने ये मील का पत्थर हासिल किया है। इस सफर की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, जब शुरुआती चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया गया। इसके लगभग 6 महीने बाद 21 जून को वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया और न सिर्फ ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई गईं, बल्कि राज्यों को साथ लेकर वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को सुनिश्चित किया गया, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। भारत को 100 करोड़ डोज लगाने में 278 दिन का वक्त लगा। हालांकि यहां तक पहुंचना कतई आसान नहीं था। इसके लिए कई मुश्किलें सामने आईं, जिनमें कमजोर सप्लाई के साथ ढुलाई संबंधी चुनौतियां सामने आईं। वहीं अफवाहों की वजह से लोग भी वैक्सीन लगवाने से बचते रहे। यही नहीं, कोविड की दूसरी लहर में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन फिर भी भारत ने हार नहीं मानी और ऐसी उपलब्धि हासिल की जो बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं थी। 100 करोड़ डोज के मुकाम तक पहुंचना भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश ने खास तौर पर अपनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दम पर ये लक्ष्य हासिल किया। यही नहीं, कोविन जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म की मदद से भारत में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया गया। हालांकि 100 करोड़ डोज लगाने के बावजूद भारत को अभी लंबा सफर तय करना है, जिसके लिए पहाड़ जैसी चुनौतियों को पार करना होगा। भारत के कुल वयस्क आबादी में से महज 30% को दोनों डोज लगी है। अब सरकार को बाकी बचे लोगों को दूसरी डोज लगाने पर ध्यान देना होगा, ताकि साल के अंत तक पूरी आबादी फुल्ली वैक्सीनेट हो सके। यानी अगले 2 महीने में 90 करोड़ डोज लगानी होगी। इसके अलावा बच्चों का वैक्सीनेशन एक अलग चुनौती साबित होगी। जानकारों के मुताबिक कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों की पहचान करके और हर तबके को अभियान से जोड़कर इस आखिरी बाधा को पार किया जा सकता है। कोविड-19 ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन कोविड केसेस में कमी और 100 करोड़ डोज की उपलब्धि हासिल करने की वजह से अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत को एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का दर्जा हासिल करना है, तो आखिरी चुनौती से निपटने के लिए अपनी कोशिशों को और धार देनी होगी। ET नाउ स्वदेश।